हाय एवरीवन, माय नेम इज़ गगन चंद्रा और आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक का नाम है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स माना जाता है स्टॉक मार्केट में, और ख़ास करके उनके लिए जो इस स्टॉक मार्केट में नए हैं और जो सिर्फ शेयर्स में ट्रेड करते हैं, कैश में ट्रेड करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है। लेकिन आज इसके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल समझेंगे। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट पार्ट 2 में मैंने थोड़ा डेरिवेटिव्स का डिस्कशन किया था, लेकिन आज डिस्कस करेंगे इसके सारे कॉन्सेप्ट को विथ एग्जांपल से समझेंगे कि एग्जैक्टली में डेरिवेटिव्स होता क्या है। तो पहले बिना देर के हुए समझते हैं कि डेरिवेटिव्स है क्या। तो डेरिवेटिव इज़ ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुज वैल्यू इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट। तो डेरिवेटिव जो है एक अंडरलाइंग एसेट से उसकी वैल्यू डिराइव की जाती है। मतलब डेरिवेटिव्स फर्स्ट क्या है, डेरिवेटिव इज़ ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यानी डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसका अपना कुछ वैल्यू नहीं होता, उसकी वैल्यू डिराइव की जाती है अंडरलाइंग एसेट से। अब जरा समझते हैं कि ये अंडरलाइंग एसेट क्या है। अंडरलाइंग एसेट्स हो सकता है कोई स्टॉक, क्योंकि उसका अपना एक वैल्यू है, और स्टॉक का एक अपना वैल्यू क्यों है, क्योंकि स्टॉक जो होता है किसी कंपनी का स्टॉक होता है तो उस कंपनी की अपनी वैल्यू है, तो इस स्टॉक का भी अपना वैल्यू है। तो इस स्टॉक से जिसकी वैल्यू दूसरी वैल्यू डिराइव की जाएगी उसको बोलेंगे उस स्टॉक का डेरिवेटिव। अभी बॉन्ड्स भी होता है एक अंडरलाइंग एसेट्स, बॉन्ड्स का भी अपना वैल्यू होता है, तो बॉन्ड से जब दूसरी वैल्यू डिराइव की जाएगी उसको बोलेंगे बॉन्ड का डेरिवेटिव्स। अभी मार्केट का इंडेक्स भी जो है वो भी अंडरलाइंग एसेट्स है, उससे भी जो दूसरी वैल्यू डिराइव की जाएगी उसको भी बोलेंगे इंडेक्स का डेरिवेटिव। अभी कमोडिटीज़ का भी अपना वैल्यू होता है, जो भी है, वीट है, राइस है, सब का अपना वैल्यू है, तो उससे जो दूसरी वैल्यू डिराइव की जाएगी उसको बोलेंगे उस कमोडिटी का डेरिवेटिव। अभी करेंसी भी एक अंडरलाइंग एसेट है और उससे जो उसकी वैल्यू डिराइव की जाएगी उसको बोलेंगे करेंसी का डेरिवेटिव। तो ये तो है डेफिनेशन। अब जरा इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ज़रा ऐसे समझते हैं कि समझो आपके शहर में, आपके सिटी में एक क्रिकेट मैच होने वाला है जो 10 दिन के बाद मैच होने वाला है, और उस स्टेडियम में आपका फ्रेंड जॉब करता है और उस आपके फ्रेंड ने आपको आके 2 कूपन दिया है और ये बोला है कि जब आप जाओगे टिकट बाई करने के लिए तो आपको इस पे 25% का डिस्काउंट मिला, यानी आपको 2 कूपन मिला है जो जिस पे 25% डिस्काउंट लिखा है। तो आप क्या करोगे कि उसी दिन जाके आप एक टिकट बाई करोगे। तो जब आप एक टिकट बाई करोगे और उस दिन का जो स्पॉट प्राइस है, या समझो कि उस दिन जो टिकट का प्राइस है वो है 1000 रुपीज़, तो जब आप जाओगे तो काउंटर पे आपका वो कूपन लेगा और आपको वो 25% का डिस्काउंट देगा, यानी आपको 1000 रुपीज़ पे नहीं करना है, आपको 750 पे करना है। यानी ये जो 250 रुपया जो आपको बचा वो किसका प्राइस था, उस कूपन का। तो यहाँ पे जो टिकट है वो है अंडरलाइंग एसेट और ये जो कूपन है वो हुआ डेरिवेटिव, क्योंकि ये जो कूपन का जो ये वैल्यू है 250 रुपीज़ वो किससे डिराइव की गई है, उस टिकट से डिराइव की गई है। अब जरा और इसको एक स्टेप आगे लेते हैं। समझो कि मैच होने में चूँकि अभी 10 दिन बाकी है, अब जब जैसे ही मैच का डे नज़दीक आने लगता है तो आप देखता है कि इस प्राइस और बहुत तेज़ी से बढ़ गया है, यानी अभी जो टिकट का प्राइस है वो 2000 है। तो जब आप जाते हो और आप जब कूपन देते हो तो आपको वो 1500 पे करना पड़ता है और आपको वो 500 रुपये का डिस्काउंट मिलता है, क्योंकि उस कूपन पे जो लिखा है 25% डिस्काउंट लिखा है। तो आप समझो जब आपने पहली बार टिकट लिया था उस पर आपको 250 रुपये का डिस्काउंट मिला, सेम कूपन है आपको उस पर 500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला, यानी जो वैल्यू जो डिराइव की गई उस जो कूपन की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ क्यों हुई, क्योंकि जो अंडरलाइंग एसेट था उसका जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ किया। यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट क्या है, यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट टिकट है। तो जब टिकट का जब वैल्यू बढ़ा तो यानी इस कूपन का भी वैल्यू बढ़ गया। तो फर्स्ट वाले केस में उस कूपन की वैल्यू थी 250 रुपया, अभी जैसे ही जब इसकी वैल्यू बढ़ के 1000 से टिकट का दाम 2000 हुआ तो उसकी वैल्यू 250 से 500 रुपये हो गई। अभी ज़रा समझते हैं कि जिस दिन मैच होने वाला है उस रात को कोविड-19 के चलते या किसी और रीजन से मैच को कैंसिल कर दिया गया। तो जब मैच कैंसिल कर दिया गया तो जितने भी सारे टिकट जिन्होंने लिया था या जो उस दिन जो टिकट की सेल होगी वो बिल्कुल बंद हो जाएगी, यानी टिकट की जो वैल्यू है जो है वो क्या हो गई, ज़ीरो।
तो जो कूपन जो आपके पास, अगर समझो आपने उस दिन तक कूपन का यूज़ नहीं किया था, आप बिल्कुल लास्ट वाले दिन उस दिन ही यूज़ करने वाले थे, जब आप टिकट बाई करने जाएंगे तो टिकट वाले बोलेंगे नहीं मैच कैंसिल हो गया है, आपका ये कूपन बिल्कुल ज़ीरो हो गया, इसका कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं वैल्यू है भाई? क्योंकि टिकट ही नहीं, टिकट का अपना कुछ वैल्यू नहीं, तो इस कूपन का वैल्यू क्या होगा? तो मेरी बात को आप समझ रहे होंगे कि इस कूपन की वैल्यू डिराइव की गई किससे? टिकट से। तो टिकट यहाँ पे क्या हो गया? अंडरलाइंग एसेट हुआ, क्योंकि इसकी अपनी एक वैल्यू है, और ये जो कूपन है वो उसका डेरिवेटिव हुआ, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होगी डिराइव की गई उस टिकट से। मुझे लगता है कि आप इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल समझ गए होंगे इस एग्जाम्पल से। ज़रा इस बात को और आगे बढ़ाते हैं, अब ज़रा स्टॉक मार्केट की तरफ मूव करते हैं। अभी स्टॉक का अपना एक वैल्यू है, इसके लिए उसका भी एक डेरिवेटिव होगा, क्योंकि वो एक अंडरलाइंग एसेट है, क्योंकि वो कंपनी है, कंपनी का शेयर है, कंपनी का अपना वैल्यू है, तो शेयर का अपना वैल्यू है। अभी बॉन्ड है, बॉन्ड भी अंडरलाइंग एसेट्स है, उसका भी एक डेरिवेटिव्स होगा, क्योंकि बॉन्ड का भी अपना एक प्राइस होता है। आप फेस वैल्यू देते हो, जाके आप ख़रीदते हो, तो उसका चूँकि उसका अपना वैल्यू है, तो उससे उसका वो बॉन्ड्स का भी डेरिवेटिव होगा, जो उससे उसकी वैल्यू डिराइव की जाएगी। अब ज़रा बात करते हैं, मैं ये बाद में बताऊंगा कि ये उसका डेरिवेटिव्स के कौन कौन से टाइप हैं। पहले ज़रा इस डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट को ही समझ लेते हैं। तो यही है डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट कि एक अंडरलाइंग एसेट है, और उस अंडरलाइंग एसेट से जब किसी की वैल्यू डिराइव की जाएगी, जो वैल्यू डिराइव होके आएगी उसको बोलेंगे उस अंडरलाइंग एसेट का डेरिवेटिव। आप समझते हैं कि मार्केट इंडेक्स कैसे एक अंडरलाइंग एसेट है, और जो मार्केट इंडेक्स का जो प्राइस डिराइव की जाएगी वो कैसे उसका डेरिवेटिव होगा। अभी मार्केट इंडेक्स मैं एग्जांपल लेता हूं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है निफ्टी 50। अभी निफ्टी 50 क्या है? निफ्टी 50 एक बास्केट है 50 स्टॉक्स का, 50 ब्रांडेड स्टॉक्स का। तो उस ब्रांडेड स्टॉक्स का, चूँकि अभी मैंने जस्ट अभी बात किया कि स्टॉक का भी अपना एक वैल्यू होता है, यानी वो भी एक अंडरलाइंग एसेट है। यहाँ तो 50 अंडरलाइंग एसेट ऑलरेडी एक साथ इकट्ठा है, यानी इसका जो वेटेज एवरेज होगा उस बेसिस पे इसकी वैल्यू होगी खुद की, यानी इंडेक्स का भी अपना एक इंडेक्स का अपना कुछ वैल्यू है, यानी वो भी एक अंडरलाइंग एसेट हुआ, और उससे जो वैल्यू डिराइव की जाएगी उसको बोलेंगे उस इंडेक्स का डेरिवेटिव्स। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई। कमोडिटीज़ का भी अपना कोई वैल्यू होता है, करेंसी का अपना वैल्यू होता है, क्योंकि उससे जो वैल्यू करेंसी से डिराइव की जाएगी वो होगा उसका करेंसी का डेरिवेटिव्स। अब जरा बात करते हैं कि ये जो डेरिवेटिव्स होता है इसका यूज़ कहाँ होता है इस स्टॉक मार्केट में। तो डेरिवेटिव्स का जो यूज़ होता है उसको लोग दो तरीके से यूज़ करते हैं। पहला तरीका हेजिंग के तौर पे, और दूसरा स्पेकुलेशन के तौर पे। तो मैं पहले बात करूँगा हेजिंग की। देखो हेजिंग क्यों करते हैं। सपोज़ आपने किसी भी कंपनी का आपने स्टॉक बाई करके रखा है, स्टॉक का जो प्राइस है चूँकि उसमें प्राइस में फ्लक्चुएशन आते रहता है डिमांड और सप्लाई पे। अभी कोई भी इकोनॉमिकल रीज़न हो या पॉलिटिकल रीज़न हो, आपने जो स्टॉक है, सपोज़ रिलायंस का एक स्टॉक है, तो कुछ भी एक ऐसा इकोनॉमिक न्यूज़ कुछ आता है, कुछ और भी पॉलिटिकल न्यूज़ आती है जिससे आपके स्टॉक के प्राइस में फ्लक्चुएशन आ सकता है, यानी उसमें एक रिस्क एसोसिएटेड है, यानी अगर उसका प्राइस नीचे आएगा तो आपको लॉस हो जाएगा। तो उस लॉस को मिटिगेट करने के लिए, तो हेजिंग उसको ही बोलते हैं कि लॉस को मिटिगेट करना, लॉस को कम करना। तो इसको डेरिवेटिव्स को यूज़ करते हैं लॉस को मिटिगेट करने के लिए। अभी बॉन्ड के साथ भी वैसा हो सकता है कि बॉन्ड का जो प्राइस है वो डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट पे। सपोज आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो जो बॉन्ड का जो प्राइस होगा वो कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कम? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। अभी जिस बंदे को 6% मिल रहा था तो वो बॉन्ड नहीं बाई करके वो एफडी में इन्वेस्ट कर लेगा, चूँकि उधर एफडी का ऑलरेडी रेट बढ़ चुका है। अभी क्या है, इंडेक्स भी का भी वैल्यू जो है ऊपर नीचे होता है, यानी इंडेक्स का वैल्यू अप होगा तो जो उसका डेरिवेटिव होगा वो भी अप होगा, और वैल्यू जब इसकी नीचे आएगी तो उसकी वैल्यू कम होगी। तो बेसिकली इसको हेजिंग के तौर पे यूज़ करते हैं। करेंसी की हेजिंग कैसे होगी? अभी करेंसी क्या है, करेंसी के एक्सचेंज रेट में अगर थोड़ा डिफरेंस आता है तो उसके प्राइस में, सपोज आज डॉलर का भाव है 75, कल डॉलर का जो प्राइस है कम होता है, अगर आपने आज बाई करके रखा तो यानी आपको लॉस हो रहा है। तो इन सारे लॉसों को मिटिगेट करने के लिए ये डेरिवेटिव्स का यूज़ करते हैं।
तो ये हुआ पहला हेजिंग के तौर पे। दूसरी बात करते हैं स्पेकुलेशन के तौर पे। लोग इसको बेट के रूप में भी यूज़ करते हैं, बेटिंग के रूप में, मतलब स्पेकुलेट करते हैं कि नहीं आज जो मार्केट का इंडेक्स है आने वाले 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद इसका जो प्राइस है ऊपर जाने वाला है, तो लोग उस पर बेटिंग करते हैं। यानी वो उस पर उसके लिए उनको कुछ एक मार्जिन मनी देनी पड़ती है, नहीं तो कुछ प्रीमियम देना पड़ता है, और वो बेट कर देंगे नहीं वो 1 महीने में इतना हो जाएगा, 2 महीने में इतना हो जाएगा। तो लोग इसको स्पेकुलेशन के तौर पे भी लेते हैं। इसमें उनको लॉस भी हो सकता है या उनको प्रॉफिट भी होता है। तो ये है बेसिकली डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट। मुझे लगता है आपको ये डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको इसको समझने में थोड़ा भी प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, मुझे भी थोड़ा इनकरेजमेंट मिलेगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेरीज़ को रिजॉल्व कर दूँ, सॉल्व कर दूँ। अब ज़रा बात करते हैं कि ये डेरिवेटिव्स के टाइप कितने हैं। डेरिवेटिव्स के 4 टाइप हैं। पहला है फॉरवर्ड, दूसरा है फ्यूचर, तीसरा है ऑप्शन, चौथा है स्वैप। आज के वीडियो में बस इतना ही है। मैं फॉरवर्ड को, फ्यूचर को, ऑप्शन को और स्वैप को चारों अलग अलग टॉपिक का पे मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा और मुझे आशा है कि वो भी वीडियो आपको पसंद आएगा। Thanks a lot for watching this, and please share with your friend, and please like and please subscribe the channel. Thanks for watching it.